नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच न्यूज़ पर और हाजिर हूं इजराइल, लेबनान, फ़लस्तीन और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। कल की सबसे बड़ी खबर जो थी वो तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बेरूत के ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ है। बेरूत की 3 या 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी जिनमें लोग रहते थे, उन पर हमला हुआ। इसराइल का ये कहना है कि उनके बीच में ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर का उनको पता चला कि उनका जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है वो उनके बीच में है और उन्होंने बमबारी की। और उसके बाद आज 2 बजे के आसपास इजराइल की जो आर्मी है उसके चीफ ने ये घोषणा की, ये कहा कि नसरुल्लाह की डेथ हो चुकी है। जो हिजबुल्लाह के हेड हैं वो नसरुल्लाह की डेथ हो चुकी है। रात से ही लगातार खबरें चल रही हैं। कुछ जगहों पर यह आ रहा है कि वो जिंदा हैं, ये कंफर्म है। जैसे ईरान की एक एजेंसी है नूर न्यूज, वहां पर रात को खबर आई कि जो हिजबुल्लाह के लोग हैं उनका कहना है कि नसरुल्लाह पूरी तरह से ठीक ठाक हैं, पूरी तरह से जिंदा हैं। बाकी खबरें आती रही, लेकिन आज 2 बजे इजराइल ने यह घोषणा की है कि उसने नसरुल्लाह को मार दिया है। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा गोदी मीडिया है उस पर लगातार खबरें आनी शुरू हो गई हैं हर जगह कि नसरुल्लाह मारा गया, नसरुल्लाह मारा गया। यानी पूरी तरह से आंख मूंद के ये लोग इजराइल ने जो कहा है उस पर भरोसा कर रहे हैं। मैं यहां पर कोई भी जजमेंट नहीं देने जा रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं कि नसरुल्लाह जिंदा हैं या मार दिए गए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इजरायली फोर्सेस कई लोगों को कई बार मार चुकी हैं। जैसे इस्माइल हानिया को उनकी मौत के पहले कई बार मारा जा चुका था, कई बार घोषणा की जा चुकी थी। याह्या सिनवार को उनके हमास का चीफ बनने से पहले कई बार घोषणा हो चुकी थी कि वो मारे जा चुके हैं और हर बार पता चला कि नहीं, वो जिंदा है। अब यह हमला हुआ है। अगर वाकई वहां पर हेडक्वार्टर था और उस हेडक्वार्टर में नसरुल्लाह थे तो यह संभावना हो सकती है कि नसरुल्लाह बुरी तरह से घायल हुए हों या मारे गए हों। लेकिन अगर नसरुल्लाह पहले से निकल गए थे तो वो बच भी सकते हैं। क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, इन सब चीजों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जब तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान ना आ जाए तब तक यह मानना मेरे लिए या किसी के लिए भी सही नहीं होगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरह से कल हमला हुआ उसके तुरंत बाद खामनेई साहब जो हैं, ईरान के जो आप जानते हैं धार्मिक लीडर हैं, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अब जो ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, इसके पीछे कई सारी बातें समझ में आ रही हैं। या तो इनको खबर मिल गई कि नसरुल्लाह और उनके साथ कुछ और लोग मारे गए हैं, तो अब आगे क्या कदम उठाना है इस पर यह मीटिंग की गई। या यह मीटिंग इस पर की गई कि ईरान अभी तक चुपचाप बैठकर बस देख रहा है। हानिया को मारा गया, वो खामोश रहा, जबकि ईरान के अंदर मारा गया था। बेरूत पर इतना बड़ा हमला हुआ है, 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आप नसरुल्लाह जिंदा हो या ना हो ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये हम जानते हैं कि 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें सैकड़ों फ्लैट्स थे, उनमें रहने वाले लोगों के ऊपर जब यह हमला हुआ होगा तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा लोग मारे गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतना बड़ा हमला बेरूत के ऊपर हुआ। अब अगर ईरान कुछ नहीं करता है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगला हमला ईरान की जो एटॉमिक, जहां पे परमाणु बम बनाने का इनका संयंत्र है, जहां पर इनका एटॉमिक रिएक्टर है, वहां पर यह हमला हो सकता है। यानी इजराइल का अगला टारगेट जो है वो ईरान हो सकता है। अब ईरान को पहल लेनी है या सिर्फ भाषण देते रहना है। जो उनके नए राष्ट्रपति महोदय हैं वो भी जाकर यूएन में बड़ा अच्छा भाषण दे आए हैं। खामनेई साहब भी बयान जारी करते रहते हैं, बाकी लोग भी बयान जारी करते रहते हैं। सिर्फ बयान जारी करते रहेंगे या इजराइल के खिलाफ सीधी जंग में उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब यह सवाल तो रह ही नहीं गया है कि जंग होगी कि नहीं होगी। जंग होगी नहीं होगी का सवाल नहीं है, जंग हो रही है और यह जंग बड़ी होने वाली है। इसके लिए बहुत कायदे से प्लानिंग की गई थी। नेतन्याहू, मैंने आपको बताया था कि यूएन जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पर 50-50 चल रहा था। यह 50-50 अब समझ में आ रहा है कि बेरूत पर जो हमला होना था, नेतन्याहू इजराइल में रहे उस समय हो या यूएन में रहे उस समय हो, इस पर बात चल रही थी। अब देखिए खेल क्या किया गया है। खेल यह किया गया है कि इजराइल से नेतन्याहू गया यूएन। यह बहुत संभव है कि हिजबुल्लाह के लोगों को लगा हो, इसको डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज किया गया हो कि अभी तो नेतन्याहू यूएन गया हुआ है, अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी उसी समय। और उस बीच में आप जानते हैं अमेरिका और फ्रांस और बाकी लोग सीज फायर की बात कर रहे थे, सीज फायर की बहसें चल रही थी। तो लगा हो सकता है कि अभी हम वार को एस्केलेट ना करें। हिजबुल्लाह को ऐसा लगा हो कि हम वार को एस्केलेट ना करें, डिस्ट्रैक्शन हुआ हो और इसका फायदा उठाकर उसी समय जानबूझकर हमला किया गया जिस समय नेतन्याहू अमेरिका में यूएन की मीटिंग में गया हुआ था। उसकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें यूएन में बैठकर वो फोन कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूएन में बैठकर
वो उसने फोन किया कि बम गिराया जाए बेरूत के ऊपर, बिल्कुल ये सही वक्त है। अब आप ये सोच के देखिए कि जो यूनाइटेड नेशन शांति के लिए बना था, जहां पर यह था कि दुनिया भर में जंग ना हो इसकी कोशिशें होंगी, उसके हेडक्वार्टर में बैठकर वो फोन करके बेरूत में आम लोगों के ऊपर बम गिरा रहा है। ये दुनिया आज की हो चुकी है। अब नसरुल्लाह जिंदा है कि मर गए, ये घोषणा हिजबुल्लाह क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे भी कई खेल हैं। अगर नसरुल्लाह मारे गए हैं तब तो बहुत क्लियर है कि जब तक अगली कमांड डिसाइड ना हो जाए कि अगला लीडर कौन होगा, तब तक यह घोषणा हो सकता है कि टाले। अगर यह तब सच होगा अगर नसरुल्लाह मारे गए होंगे। अगर नसरुल्लाह जिंदा हैं तो लेट करने की दूसरी वजह हो सकती। देखिए, बहुत क्लियर है कि या तो अमेरिका इंटेलिजेंस दे रहा है, और अमेरिका भी इंटेलिजेंस दे रहा होगा तो लेबनान के भीतर के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। लेबनान आप जानते हैं अपने आप में बहुत स्टेबल कंट्री नहीं है। वहां अगर किसी को यह गलतफहमी हो कि लेबनान में सिर्फ मुसलमान रहते हैं तो यह गलतफहमी भी दिमाग से निकाल देना चाहिए। अच्छी खासी संख्या में वहां पर ईसाई रहते हैं और ट्रेडिशनली वहां पर रहते हैं। वहां पे फैक्शंस की आपस की लड़ाई है, तो बहुत मुमकिन है कि उनमें से ही कोई नसरुल्लाह के ठिकानों का या हिजबुल्लाह के ठिकानों का लगातार पता दे रहा हो अमेरिका को और इजराइल को। यह तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि अंदर के भेदिए हैं जो लगातार सूचनाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से पहले पेजर बम की घटना हुई, उसके बाद यह वाली घटना हुई। यहां पर मैं यह भी बता दूं कि पेजर बम वाले मामले में एक हिंदुस्तानी आदमी जो रहता नॉर्वे में है, जिसने नॉर्वे की सिटीजनशिप ले ली है, उसका नाम आ रहा है। वो फरार है। वो बिजनेस ट्रिप पे अमेरिका गया था, बॉस्टन गया था शायद, और वहां से कहां गायब हुआ यह किसी को पता नहीं है। तो एक हिंदुस्तानी आदमी का नाम वहां पर आया है। वो शायद यहूदी है, तो हो सकता है उसके रिश्ते इजराइल के साथ हो, मोसाद का एजेंट की तरह काम कर रहा हो। खैर, उसके बावजूद बिना अंदर के लोगों के मिले हुए इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता था। यह बात तो मैंने तब भी कही थी। तो अगर नसरुल्लाह जिंदा हैं तो वो इस बात को श्योर कर लेना चाहेंगे कि जब वो वीडियो जारी करें या जब भी कोई बयान जारी करें तो उनकी लोकेशन पता ना चले। अभी अगर वो ऐसा करते हैं, अगर जिंदा हैं तो, और ऐसा करते हैं तो उनकी लोकेशन पता चल सकती है, उनके ऊपर दूसरे हमले हो सकते हैं, ये क्लियर है। इसीलिए जिंदा रहने या ना रहने को लेकर सस्पेंस, जैसा मैंने कहा, बरकरार है। अभी इंतजार करना चाहिए कि वहां से क्या रिपोर्ट आती है। इस बीच में जो खबर हमारे यहां नहीं चलेगी और जो खबर इंटरनेशनल मीडिया में है, आज सुबह से लगभग 4-5 घंटे लगातार फियर्स लड़ाई वहां पर चल रही है। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ठिकानों पर, और इस बार जो हमला हुआ है उसकी खास बात यह है कि वेस्ट बैंक में, जहां पर इजरायलियों ने फलस्तीनियों को किनारे करके अपने घर बनाए हैं, यानी सेटलर्स जहां बसे हुए हैं, वहां पर हमला हो रहा है। हूथी ने हमला किया है तेल अबीब के ऊपर, और इराकी जो मिलिशिया है वो भी लगातार हाइफा पोर्ट के आसपास हमला कर रहा है। यानी जंग, जैसा मैंने कहा कि जंग चल रही है। सारा सवाल इस पर है कि ईरान इस जंग में शामिल होता है या फिर वो किनारे से बैठकर तमाशा देखता है और अगले हमले का इंतजार करता है। अगर ईरान इस जंग में शामिल होता है, मैं यूएन की बात करूंगा जहां पर ईरान को धमकाने की कोशिश की बेंजामिन नेतन्याहू ने, अगर ईरान ये हमला करता है तो यकीन जानिए, जैसा कि वहां के अखबार कह रहे हैं, अमेरिकन अखबार अब कह रहे हैं, निश्चित रूप से दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ जाएगी। जो वहां पर लड़ाई होगी खाड़ी के अंदर, वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इजराइल जीत चुका है, मैं इस बात से कतई इंकार नहीं कर रहा हूं। मैंने शुरुआत ही यहीं से की कि बेरूत को ना बचा पाना हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जब ज्यों ही आईडीएफ के चीफ ने यह कहा कि नसरुल्लाह मारा गया है, उसके साथ एक और बयान था। उसके साथ यह था कि ग्राउंड ऑपरेशंस जो होने हैं, जमीनी लड़ाई जो होनी है, उनको टालने की बात थी कि उसको टाला जा सकता है, जमीनी लड़ाई को अवॉइड किया जा सकता है, यह वर्डिंग थी। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन बहुत मुश्किल होंगे। अभी तो अमेरिका के दिए हुए जहाज थे, अमेरिका के दिए हुए बम थे, अमेरिका का दिलाया हुआ इंटेलिजेंस था, जाकर उन्होंने हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमसे बात नहीं की गई थी, थोड़ी तल्खी, थोड़ी नाराजगी भी दिखाई दी। लेकिन भाई, बिना आपकी सहायता के तो यह सारा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये अब सारी दुनिया जानती है। तो इस तरह की तल्खी का कोई खास मतलब रह नहीं जाता है।
लेकिन अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो आपको अपनी आर्मी के थ्रू लड़ना पड़ेगा। 2006 के भी ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उसको वापस लौट के आना पड़ा था। इस बार भी मैं शुरू से कह रहा हूं कि ग्राउंड ऑपरेशन एक ऐसी जगह होगी जहां उसके फंसने और बेहद लंबी लड़ाई में बेहद ज्यादा नुकसान उठाने की पूरी संभावना है। इसलिए अब भी वो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना चाहता है। हवा से बम गिरा के, सिविलियंस को मार के, कुछ बिल्डिंग गिरा के एक साइकोलॉजिकल जो वारफेयर होता है और उसके बाद इस तरह का इंफॉर्मेशन वार चला के जो साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, उसमें तो उसने बढ़त हासिल कर ली है निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से हिजबुल्लाह की यह कमजोरी भी सामने आई है कि वो बेरूत पर जो हमले हुए उनसे खुद को और या फिर बेरूत के नागरिकों को बचा नहीं सका। ये बातें तो क्लियर हैं, लेकिन अभी भी जंग चल रही है। नंबर 1, लगातार हमले हो रहे हैं। आज फादी 3 का इस्तेमाल किया है हिजबुल्लाह ने। आज जो हमले किए हैं उसमें रमात डेविड पर जो हमला किया है, जो उनका बेस है, उस पर फादी 3 से हमला किया है। यानी लड़ाई लगातार चल रही है। और दूसरी बात यह कि ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी इजराइल टालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और वेस्ट मिलकर कैसे भी इस जंग को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जंग आगे चली तो बड़ी बड़ी बातें ये जितना भी कर लें, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में उनको काफी कुछ झेलना पड़ेगा। अब यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू पहुंचा तो वो वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा हो तो अब देख लीजिए कि नेतन्याहू भाषण देने के लिए गया और 2/3 जो दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसके मुंह पर बाहर निकल आए। उन्होंने पूरी तरह से उसका बहिष्कार किया। सच बताता हूं, अगर अमेरिका उसके सपोर्ट में नहीं होता तो आज सारी दुनिया उसको अपार्थाइड स्टेट, रंगभेदी स्टेट घोषित करके उसके ऊपर हर तरह का प्रतिबंध लगा चुकी होती और वो अपने आप में सिमट के रह जाता। यहां पर उसने बड़ी बड़ी बात की, 2 नक्शे दिखाए। एक नक्शे में उसने अपना इजराइल और इजराइल के साथ साथ सऊदी अरबिया तक का रास्ता दिखाया, सऊदी अरबिया और यूएई तक का रास्ता दिखाया, जिसको बताया कि ये रोशन स्टेट्स हैं। और दूसरी तरफ ईरान, हिजबुल्लाह और ये वाला फलस्तीन का जो पूरा इलाका है, इनको डार्क पेंट करके बताया कि ये एविल ताकतें हैं। सुनने वाला कोई नहीं था उसके चंद लोगों के अलावा, अमेरिका और बाकी उसके आगे पीछे के चंद देशों के अलावा सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये सारा कुछ उसने किया उस मंच से, जिस मंच से होना यह चाहिए था कि जिस तरह से नागरिकों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर वो लगातार बम गिरा रहा है, चाहे गजा हो चाहे बेरूत हो, उसकी जम के लानत मलामत होती। वहां खाली, आप कह सकते हैं कि यूएनजीए के खाली हाल में उसने ये सब भाषण दिया। लेकिन जब उसने सऊदी अरबिया और यूएई को दिखाया तो मुझे एक बात याद आई कि अभी रिपोर्ट ये आई थी कि जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मिले थे ब्लिंकन से, तो उन्होंने कहा था कि पर्सनली मेरा फलस्तीन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनली फलस्तीन रहे या खत्म हो जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसी और ने नहीं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा था। फिर आप सवाल पूछेंगे कि कल तो आप ये कह रहे थे कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं वो एक नई पहलकदमी ले रहे हैं। इसी न्यूज़ को आप गौर से पढ़ेंगे तो इसके नीचे एक और लाइन है कि लेकिन जो यंग अरब हैं, सऊदी अरब के रहने वाला यूथ जो है, वो फलस्तीन को लेकर बहुत इमोशनल है, वो फलस्तीन से जुड़ा हुआ है। याद कीजिए, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, पिछले कई महीनों से मैं ये कह रहा हूं कि अरब स्टेट्स के जो रूलर हैं उनको कुछ लेना देना नहीं है फलस्तीन से। उनकी प्रॉब्लम बस ये है, इन हुक्मरानों की प्रॉब्लम बस ये है कि उनके देश की जो आवाम है वो पूरी तरह से खड़ी है फलस्तीन के साथ। उनका डर बस ये है कि अगर उन्होंने फलस्तीन का खुल के साथ दिया अपनी आवाम के प्रेशर में तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने खुल के फलस्तीन का विरोध किया, मुखालिफत की और इजराइल का साथ किया, तो यह भी बहुत मुमकिन है कि उनकी अपनी आवाम उनके खिलाफ हो जाए और उनके अपने देशों में उनकी गद्दी खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो तमाम तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे अरब के और सारे देश हों, इनको फलस्तीन से कोई खास लेना देना नहीं है। जबानी जमा खर्च से बहुत आगे बढ़ने के लिए ये तैयार नहीं है और आपस की इनकी जो पुरानी नई लड़ाइयां हैं वो लड़ाइयां भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। आप जानते हैं ईरान के साथ इराक की लड़ाई लंबी चली है, यमन के साथ सऊदी अरब की लड़ाई लंबी चली है, तो इसका फायदा पूरी तरह से नेतन्याहू उठा रहा है। इनको ही किनारे कर रहा है, इनको ही अलग कर रहा है। हां, इनको नहीं पता है कि आज नहीं तो कल जब बाकियों पर अगर वो पार पा जाएगा तो इनकी सीमाओं में भी घुसने में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है, अमेरिका भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। ब्लिंकन का बयान आया
कि जिस तरह का माहौल है उसमें जो अरब नेशंस में अमेरिकी ठिकाने हैं उनके ऊपर इसका फायदा उठाकर कोई हमला नहीं होना चाहिए, यानी उसको डर है कि अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले हो सकते हैं। इसके अलावा हारिज की जो खबर है वो बताती है कि इजराइल में डर किस तरह का है। आप जानते हैं हिजबुल्लाह पहले भी दूसरे मुल्कों में भी ऑपरेट कर चुका है। उनको डर है कि कहीं इसके बाद ऐसा ना हो कि यूरोप और अमेरिका में जो जायनिस्ट रह रहे हैं उनके ऊपर खतरा मर रहा है, उनकी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो और ये जंग बहुत ज्यादा लंबी खिंचे जिसमें दोनों तरफ को बहुत ज्यादा नुकसान हो। ये डर आज भी वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 3 बातें आज मुझे कहनी थी, तीनों बातें मैंने आपसे शेयर की। सबसे पहली बात तो यह है कि नसरुल्लाह के मरने की जो घोषणा हुई है वो घोषणा हिजबुल्लाह ने नहीं की है, वो घोषणा इजराइल की सेना ने की है। जब तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आता है ना तो हां कहा जा सकता है और ना ही ना कहा जा सकता है। दूसरी बात, यूएन में पूरी तरह से इजराइल अकेला पड़ा हुआ है और वहां पर अमेरिका अगर सपोर्ट ना करे तो नेतन्याहू के लिए एक दिन चलना मुश्किल नहीं होगा। और तीसरी और आखिरी बात कि हिजबुल्लाह की हार की जिन लोगों ने घोषणा कर दी है, जिन लोगों ने इजराइल के जीत की घोषणा कर दी है, उनको यह बात समझनी चाहिए कि इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन करने से बचना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल पर आज सुबह से लगातार हमले हो रहे हैं जिसमें नुकसान की खबर है। आप जानते हैं इजराइल अपना नुकसान कभी दिखाता नहीं है। और नंबर 3 कि हिजबुल्लाह के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं और यहां तक कि इजराइल के एक्सपर्ट्स भी बता चुके हैं कि अगर नसरुल्लाह की डेथ हो भी जाती है, अगर उसको मार भी दिया जाता है तो भी यह जंग खत्म नहीं हो जाएगी। उसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि यह जंग लगातार चलती रहेगी। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह कि ईरान के लिए यह टाइम है कि वो फैसला करे कि जंग में जाएगा या बाहर से बैठकर तब तक तमाशा देखेगा जब तक इजराइल उसके ठिकानों पर हमला नहीं करता है। और अगर ईरान जंग में जाएगा तो यह चीज वर्ल्ड वार तक जाएगी जिसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। अगर अमेरिका रोकता है तो चीजें बचेंगी, नहीं रोकता है तो जो तबाही होगी वो हम सब देखेंगे। अभी इतनी ही चीजें हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, इसलिए आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो सिर्फ आपको पिन कमेंट खोल के देखना है और हमारा डिस्क्रिप्शन देखना है, वहां पर सारे तरीके दिए हुए हैं। आपकी ताकत मिलेगी तभी हम लगातार सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।